नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून की पहली बारिश से तपती गर्मी से राहत मिली है तो किसानों के चेहरे भी खिल गए, लेकिन इसी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। वो तमाम दावे बारिश में धुल गए जो कि जल निकासी को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए थे। पहली बारिश में ही शहरों की सड़कों ने तालाब का रूप अख्तियार कर लिया। आज बड़ी बहस में सबसे पहले अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर पानी पानी है और परेशानी है। किस तरह से शहर की सड़कें इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पैदल चलना तो भूल जाइए, वाहन चालकों की परेशानियों का सामना किस कदर है इसका सिर्फ अंदाजा लगाइए। ये दोनों तस्वीर आपको फरीदाबाद यानी स्मार्ट सिटी और उसके साथ गुरुग्राम यानी साइबर सिटी की है। जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों से वो दावे धुलते दिखाई दे रहे हैं जो हर बार किए जाते हैं। हर साल इस बात पर चर्चा होती है और कहा जाता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। एक तरफ तपती गर्मी और सूर्य देवता के प्रकोप से लोग परेशान थे और जब उसमें इंद्र देवता प्रकट हुए, बारिश शुरू हुई तो लोगों को जहां राहत मिली, वैसे ही जब उन्होंने सड़कों की तरफ देखा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती चली गई और फिर उनके मन में सवाल आया और उनके जहन में यह बात आई कि दरअसल गर्मी ही ठीक थी। अगर बारिश में यह हाल है, घर में आप बैठे हैं तो पकौड़ी का आप स्वाद ले सकते हैं, चाय की चुस्कियां ले सकते हैं, लेकिन अगर सड़क पर निकलना आपकी मजबूरी है, कहीं काम पर आपको जाना है, आपको दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को लेने के लिए, हालांकि कोरोना काल है तो इस बार इससे कम से कम बच्चे बचे हुए हैं, लेकिन बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है क्योंकि लॉकडाउन भी खत्म हो चुका। तो उस बीच में वो तस्वीर फिर से वैसी ही दिखाई देती है क्योंकि पिछली तस्वीर और इस तस्वीर में अंतर सिर्फ इतना है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके वाहन इसमें फंसे नहीं दिख रहे, लेकिन बाकी अन्य वाहन जरूर फंसे दिख रहे हैं। और बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं और उनको जाना हो सकता है कि अस्पताल उनको ले जाना हो अगर तबीयत खराब हो जाए, या फिर अगर वो कहीं ट्यूशन कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ शायद वहां पर उनको जाना हो तो उनको भी इसमें फंसना पड़ेगा। ये दोनों तस्वीरों को हमने आपको दिखाया। अब 3 तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। करनाल, सोनीपत और कैथल की तस्वीर देखिए। प्रशासन के दावे यहां पर भी फेल दिखाई दिए क्योंकि हर बार जब मानसून से पहले कहा जाता है कि क्यों नहीं शहर में साफ सफाई, जो नालियां चौक हो चुकी होती हैं, जिसमें गंदगी भरी होती है, जिसमें पॉलिथीन से लेकर कूड़ा से लेकर और डस्ट या कहें कि मिट्टी उनकी एक तरीके से भरमार हो जाती है और नालियां चौक होती हैं, उनकी सफाई अगर समय रहते होती तो शायद ये तस्वीर नहीं उभरती। लेकिन हर बार गलियां भी चौक होती हैं और दावे भी चाक चौबंद रहते हैं। अब एक और तस्वीर हम आपको सोनीपत की दिखा रहे हैं। ये सोनीपत की तस्वीर आप देखिए। हालांकि लबालब यहां पर कुछ ऐसा भरा हुआ नजर नहीं आया, लेकिन अंडरपास अगर बना हुआ है तो वहां का नजारा आप देखिए। वहां पर किस तरीके से कूड़ा, गंदगी और उसकी वजह से बारिश और उसके साथ साथ कई जगहों पर, अभी अंडरपास की तस्वीर आप देखिए। यहां पर जैसे ही गाड़ी अंडरपास में गई उसके बाद गाड़ी के पास विकल्प नहीं होता है कि वो बंद हो या ना हो, सिर्फ बंद होना ही विकल्प है और लोग वहां से वापस लौटने को मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास भी यही विकल्प होता है। जिन लोगों ने थोड़ी कोशिश की तो आगे देखिए वो कैसे फंसे हुए नजर आए। ये वाहन इसमें फंसते हैं, लोग हलकान होते हैं और ये हर साल की तस्वीर है। सवाल यही कि आखिर जब आधारभूत संरचना का निर्माण होता है तो फिर हम विजनरी उस पर काम क्यों नहीं करते, अगले कुछ सालों के लिए वो प्लानिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती हुई, उसके साथ साथ गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती हुई और लोगों की जिंदगी में बदलाव तेजी से हो रहा। वहां पर इस व्यवस्था में बदलाव कब होगा, सवाल यही है। अक्सर मॉनसूनी सीजन में या बारिश के दौर में आपने तस्वीर देखी होगी जो कि अपने आप में चौंकाने वाली होती हैं। अचानक से पहाड़ी कोई नदी होती है और उस नदी में अचानक पानी आता है और लोग वहां पर चूंकि घूमने गए होते हैं, उनको पलक झपकते अंदाजा भी नहीं लगता और फिर कई बार भयावह तस्वीरें आती हैं। अक्सर हमने मध्य प्रदेश से तमाम अन्य जगहों से ऐसी तस्वीर देखी, लेकिन यह पहली बार है कि रोहतक जो कि हरियाणा में है और वहां पर महम एक जगह है, महम की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। महम जहां पर एक बाइक
आप देखिए कि स्कूटी बहती हुई दिखाई दी। यहां पर इतना फ्लो था पानी का जो पहाड़ों में होता है। अक्सर कहते हैं कि पहाड़ी नदियां जो होती हैं वो गर्मी में ऐसी होती हैं जहां पर हिरन के छौने यानी हिरन के जो बच्चे हैं वो भी उसको एक छलांग में लांग जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो नदियां इतना विकराल हो जाती हैं कि वहां पर बड़े बड़े हाथी भी उसमें समा जाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां जो नजारा है ये हरियाणा का है, हरियाणा के रोहतक का है, रोहतक के महम का है। महम की चौधर बहुत अपने आप में मशहूर है, लेकिन यहां पर इस बार एक नजारा जो दिखा ये भी मशहूर हो जाएगा सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर, क्योंकि यहां एक स्कूटी को बिल्कुल पानी के में जो कागज का तिनका होता है, कागज होता है या तिनका होता है, उन दोनों की तरह अगर हम तुलना करें तो बहता हुआ दिखाई दिया और गाड़ियां जो थीं उसको लोग धक्का मारकर आगे निकालते हुए दिखाई दिए। यहां पर अचानक से इतना ज्यादा फ्लो हो गया पानी का कि लोग संभलते जब तक तब तक उनके वाहन डूब चुके थे। जैसे तैसे लोगों ने अपनी गाड़ियों को बाहर निकाला। कुछ वाहन बहते हुए दिखाई दिए जिसमें कि स्कूटी बहती हुई और वो भी बड़ी तेज रफ्तार में बहती हुई दिखाई दी। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन को असफलता हाथ लगी। यह स्कूटी आप देखिए बिल्कुल निर्जीव मुद्रा में, वैसे भी स्कूटी निर्जीव हुई होती है, लेकिन उसको चलाने वाले जो सजीव होते हैं वो यहां पर हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो गाड़ी थी वो उस फ्लो में बहती हुई चली गई। और दूसरी गाड़ी जो फोर व्हीलर आप देख रहे हैं वो वहां पर पानी के अंदर जब फंसी तो बंद हो गई, इंजन काम करना बंद हो गया और फिर जो नजारा था वो आपके सामने है। लोग धक्का मारकर किसी तरीके से अपने वाहन को बाहर निकालते दिखे। तो बड़ी बहस में सवाल यही है कि मॉनसून की यह तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदलती और क्यों नहीं बदली, क्योंकि हर बार हम इस पर चर्चा करते हैं, हर बार कहा जाता है कि अगली बार बारिश होगी, अगली बार इंद्र देवता मेहरबान होंगे तो यह नजारा नहीं दिखेगा। सवाल यही कि फिर तस्वीर क्यों नहीं बदली। हर साल यही हाल, जनता आखिर कब तक बेहाल रहेगी, क्योंकि जनता जो टैक्स देती है उसी का इस्तेमाल इन चीजों पर होता है। आधारभूत संरचना अगर आपको बनाना है, शहर का स्ट्रक्चर आपको अगर डेवलप करना है तो फिर उसमें एक विजनरी काम क्यों नहीं होता, यह भी सवाल है। बारिश में आखिर क्यों धुल जाते हैं वो दावे जो कि प्रशासन करता है, हर बार उन पर जिम्मेदारी तय की जाती है। जो मंत्रालय होता है वो कहता है कि हमने इस बार अच्छा बजट दिया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नजारा क्यों है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अत्रे साहब। जितेंद्र चंदेलिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है चंदेलिया साहब आपका। रणवीर लोहान साहब हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है रणवीर जी आपका। और रवि सिंगला साहब हैं, सीनियर टाउन प्लानर, बहुत स्वागत है सिंगला साहब आपका। रवि सिंगला, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, सवाल ये कि ये तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदलती, और इस बार तो तस्वीर में कुछ और बड़ा एड ऑन हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों के जो नदियां होती हैं, जो नजारा वहां का होता है, अचानक से एक फ्लो आता है, वैसा फ्लो रोहतक के महम में दिखाई दिया है। तो ये आखिर कौन सी प्लानिंग है? आप लोग टाउन प्लानर रहे और कर रहे हैं वो काम, ये जो व्यवस्थाएं सरकार की दी जाती हैं, जो बजट दिया जाता है वो कहां चला जाता है? और हर बार, और ऐसा नहीं है कि अभी बहुत प्रचंड बरसात हो गई है, अभी तो शुरुआत हुई है और तब ये नजारा है। प्रचंड बारिश अगर हो जाए, इंद्र देवता अगर मेहरबान हो जाए, तो फिर आखिर क्या व्यवस्था रहेगी और कैसा कैसा नजारा होगा? तो जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आई आपको सर? यस यस, आ गई। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि साल बदल गया, तस्वीर क्यों नहीं बदली, और इस बार तस्वीर में कुछ और इजाफा हुआ है। रोहतक के महम में इतना फ्लो है पानी का कि वहां पर टू व्हीलर बहते हुए चले जा रहे हैं, बिल्कुल नाव की तरह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हर साल की ये समस्या है और हर साल की ये समस्या होती है कि भी बारिश होकर अचानक ये कि बाढ़ की हालात हो जाती है हर शहर के अंदर। इसमें कई चीजें हैं। देखिए, कुछ तो प्रशासन की तरफ से डिले होता है। प्रशासन के डिले होने की वजह से वहां पे सफाई नहीं हो पाती, उसका जो स्वास्थ्य मतलब रख रखाव का है वो रख रखाव पूरा तरीके से नहीं होता। जैसे कि अभी क्या लोग जो ये बारिश का मौसम 2 या 3 महीने के लिए आता है केवल, और उस जो है 2-3 महीने के अंदर अंदर ऐसा कुछ नहीं, मतलब लोग उसके बाद जो है इसको भूल जाते हैं, प्रशासन भी भूल जाता है और लोग भी भूल जाते हैं, और 2-3 महीने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करता कि उनको ये सफाई सुफाई कर सके या उनको मेंटेन कर सके। मेन एक सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरे ना खुद अपना उनको खुद भी नहीं देखते वो
जब अभी जा रहे हैं जो रोड सड़क पे अपना जितनी भी ड्रेनेज बनी होती है, ड्रेनेज में अंदर अपने सारे के सारे उस पर चोक कर देते हैं, उस कूड़ा डाल देते हैं, या किसी के सामने कोई ड्रेनेज सिस्टम नाला बना हुआ है, नाली बनी हुई है, उसको इतना ब्लॉक कर देते हैं तो वहां पे पानी रुकता। हर साल कोई ना कोई ऐसी समस्या आती, और एक कई बार ऐसा देखा गया, एक छोटे से ब्लॉकेज से पूरा का पूरा रोड जो है उसमें पानी से बेहाल हो जाता है। इसमें कई समस्या है, देखिए समय पर इसको प्रशासन को रख रखाव करना चाहिए, और जबकि बारिश आती है उससे 3 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए ये काम, ताकि उसमें ये सुनिश्चित किया जा सके कि अपने जो है इसके आगे ये पानी का बहाव वहां पे रुकेगा नहीं, पानी वहां पे रुकेगा नहीं, बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होगी। ठीक है, ठीक है सिंगला साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रेम मित्र साहब, एक सवाल जो मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए अपने सवाल से पहले जोड़ूंगा, क्योंकि अभी अभी आपकी माताजी का निधन हुआ, व्यक्तिगत वो आपकी क्षति है, लेकिन ये जो सवाल मेरा होगा उसके पहले एक चीज मैं जोड़ूंगा, वो सिर्फ आपके मुस्कुराने के लिए, लेकिन उसमें भी मेरा सवाल जरूर होगा पत्रकार वाला। वो सवाल ये है कि जब आप इनेलो में प्रवक्ता बन के बैठते थे तब भी मैं इसी पर चर्चा करता था, अब आप बीजेपी में आ गए हैं तब भी यही चर्चा मैं कर रहा हूं। वो तस्वीर बदल गई, ये तस्वीर नहीं बदली है, अब क्या होगा? देखिए अतुल, ऐसा नहीं है तस्वीर बदली है। मुझे याद है मैंने आपके साथ इस विषय पे चर्चा की थी और उस वक्त जिक्र हो रहा था गुरुग्राम। देखिए गुरुग्राम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो जल भराव की समस्या को नहीं आती, ये बहुत पुरानी समस्या है और इसके अलग अलग कारण है, हम उन सभी पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था कि परिवर्तन क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ, अगर मैं पिछले साल का ही आंकड़ा ले लूं, मैं 18-19 की बात कर रहा हूँ, तो गुरुग्राम में लगभग 79 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे जल भराव होता था, और हर बार प्रशासन उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता था। उनके अंदर अगर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, कहीं पे पंप सेट लगाने की जरूरत है, जो भी प्रावधान करने की जरूरत है वो प्रशासन करता था। लेकिन इस साल जो है वो 79 की जगह 35 पॉइंट्स हैं, और उनके अंदर भी उन्होंने कैटेगराइज किया जैसे ग्रीन लोकेशन है। ग्रीन लोकेशन माने कि जहाँ पे बहुत ज्यादा जल भराव नहीं होता, जल गिरता है और निकल जाता है। 35 में से 17 पॉइंट वो है, मतलब मान के चले कि जहाँ 79 पॉइंट थे ऐसे जहाँ जल भराव होता था, लेकिन इस वर्ष वो 18 पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने काम किया, सरकार ने प्रयास किया, इस वजह से ये परिवर्तन आया। पहली बात तो है ये। अब बात आ जाती है कि जल भराव के देखिए अतुल बहुत से कारण है। आमतौर पे एक रिवायत थी कि जो मुख्यमंत्री होते थे वो हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हर साल जुलाई में मानसून आता है, बारिश होनी है और बारिश होती थी, जल भराव होता था, तो जो प्रदेश का बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, उसकी एक मार्च के अंदर मीटिंग होती थी, वो हर साल होती है और हर मुख्यमंत्री वो मीटिंग लेते थे, और उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से प्रशासन को अलग अलग दिशा निर्देश दिए जाते थे और आने वाले मानसून के लिए तैयारियों का जिक्र होता था, बजट एलोकेशन होती थी। लेकिन एक समस्या जो आती थी वो ये कि साहब मार्च में आप मीटिंग ले रहे हैं, जुलाई में मानसून आ जाता है, तो प्रशासन के पास मात्र 3 महीने बचते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब प्रदेश की बागडोर संभाली, समस्या को समझा क्योंकि जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो मीटिंग जनवरी में कंडक्ट करना शुरू किया कि जनवरी में हम मीटिंग करेंगे जिससे प्रशासन के पास पर्याप्त समय रहे कि वो इन जो प्रबंधन है उन प्रबंधन को पूरा करता है। अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या और आ गई है, वो समस्या ये आई कि जहाँ पे प्रशासन के द्वारा प्रयास करने पे जल भराव समस्या का समाधान हो सकता था, वहाँ सरकार ने समाधान किया। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको लो लाइन एरिया कहते हैं हम, मतलब बहुत सी जगह तो ऐसी है जो बाउल शेप के अंदर, और वहां पे आसपास कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है। पहले के समय में आपने देखा जिस तरह से गैर कानूनी ढंग से कॉलोनियां बसी, अभी जैसे आप फरीदाबाद की खोरी का अपने प्रोमो में एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे थे, वो खोरी जैसे हालात भी है जहाँ पे बाउल शेप हो जाती है और जल भराव हो जाता है, और वहां पे प्रशासन के पास केवल एक रेमेडी बचती है। वो रेमेडी होती है कि वहां पे पंप सेट लगाया जाए, जैसे ही जल भराव हो पंप लगा के उस जल को बाहर निकाला जाए, क्योंकि वहां पे आपके पास दूसरी कोई तरीका बचता नहीं है, क्योंकि और पूरा आसपास कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, कॉलोनी बच चुकी होती है, और अगर आप वहां पे सीवरेज या निकासी को जो साइज है उसको बड़ा भी करना चाहे वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप केवल पंप सेट लगाते हैं, जो सरकार ने जनवरी की मीटिंग में प्रशासन को पूरे दिशा निर्देश दे दिए, बजट एलोकेशन कर दी, और जितने नाले हैं, नालियां हैं, सीवरेज हैं, उनकी सफाई समय से हो जाए, ये कोशिश सरकार की तरफ से हुई। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत सी जगह, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे फरीदाबाद के अंदर एयरपोर्ट रोड है, जहाँ पे बहुत लंबे समय से इस समस्या को देखा
देखा जा रहा है कि लगातार वहाँ पे जल भराव की समस्या आ रही है। लेकिन उस एरिया को अतुल अगर आप देखेंगे तो वहाँ की परिस्थितियां इस तरह से है कि वहाँ पे प्रशासन को हर बार पंप सेट का प्रयोग करना पड़ रहा है। पंप सेट से आप पानी निकालेंगे, आपके पास दूसरी में रहने ठीक है, ठीक है। प्रवीण अत्रे साहब आपको रोक रहा हूं। जितेंद्र चंदेलिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चंदेलिया साहब, बहुत जल्दी से बताइए, अत्रे साहब का यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि तस्वीर नहीं बदली है, तस्वीर बदली है। पहले परसेंटेज ज्यादा था, अब परसेंटेज कम है। देखिए अतुल जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा चैनल है आपका, देश के सम्मानित चैनल है आपका इंडिया न्यूज। मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन कहा है कि सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महाभूल है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं संवैधानिक बात करूंगा आपके चैनल पर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 के अकॉर्डिंग अतुल जी, फरीदाबाद जैसे शहर की या गुड़गांव जैसे शहर की या रोहतक जैसे शहर की मैं बात करूंगा, चंडीगढ़ जो दो प्रदेशों की राजधानी है, केंद्र प्रशासित राज्य है, उसकी मैं बात करता हूँ। इतने कर्मचारी 2021 में रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन सरकार ने शहरी निकाय मंत्री जिनका जिम्मा प्रदेश की जनता को स्वच्छता का वातावरण देना है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हम आदर करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कृष्ण पाल गुर्जर जो फरीदाबाद से सांसद रहे हैं, उनके पास भी विभाग रहा, अब तो वो राज्य मंत्री बना दिए हैं। तो फेलियर है सरकार का कुल मिला के, ये मैं कहूंगा, क्योंकि सरकार चेतती क्यों नहीं है, सचेत क्यों नहीं होती है। आज रोहतक का जो आलम है, पानी में वाहन बह रहे हैं, और जो नरके जीवन जीने पर हरियाणा प्रदेश के लोग बाढ़ और बारिश की वजह से जो पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण और सरकार की, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की डबल इंजन की सरकार की वजह से तो अव्यवस्था प्रदेश के लोगों को हो रही है, साल के अंदर मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि सरकार कोरोना काल के अंदर हर क्षेत्र में फेलियर सरकार का रहा है। और आज जैसे वाहन रोहतक में, फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर भारी बारिश के कारण तो जलमग्न का प्रदेश हो चुका है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतनी बीमारियां कोरोना काल के अंदर आप देख सकते हैं, तो आलम बन चुका है हरियाणा प्रदेश का। तो सरकार का चारों तरफ से फेलियर है, ना कर्मचारियों की भर्ती है, ठीक है। जितेंद्र चंदेलिया, आप बने रहिए हमारे साथ। रणवीर लोहान के पास में जाऊं, उसके पहले प्रवीण अत्रे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। प्रवीण अत्रे, शायद देखिए अतुल, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि ये सरकार पानी की निकासी के विषय में सचेत क्यों नहीं है, मैं हैरान होता हूँ। गुरुग्राम के अंदर एक प्राकृतिक नाला होता था जिसको बादशाहपुर नाला कहते हैं, जिसको नजरबंद नाला भी कहते हैं, वो एक प्राकृतिक आउटलेट था गुरुग्राम के पानी की निकासी। इन भाई साहब से ये पूछिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो नाला जो है बिल्डरों को ही बेच दिया, उसके ऊपर बिल्डरों ने कंस्ट्रक्शन कर ली, वो नाला बंद हो गया। अब जो प्राकृतिक आउटलेट बंद हो गया तो गुरुग्राम के अंदर जल भराव की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई। लेकिन वर्तमान सरकार ने बाकायदा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का निर्माण किया और ये वहां पे गुरुग्राम में ये तो इन्होंने काम किया है। ये हमें वो बादशाहपुर नाला बाकी का पेश है, वो बिल्डर खाने वो नाला ढक दिया, वो नाला बंद कर दिया, बाकायदा वहां पे समस्या है, ये भी आपकी दी हुई है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जल भराव की समस्या कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार लगातार इस पे काम कर रही है, नतीजे हमारे सामने है। लेकिन कांग्रेसी प्रवक्ता को अपने गृहबान में जागना चाहिए कि किस तरह से आपने गुरुग्राम के साथ क्या किया, किस तरह से आपने बादशाहपुर नाले को बेच दिया, उसके ऊपर बिल्डर ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी और वहां प्राकृतिक आउटलेट बंद कर दिया, जिसकी वजह से गुरुग्राम के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। क्यों नहीं सोचते इस विषय पे आप लोग? ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी से रणवीर लोहान, किसको दोषी माने? बीजेपी कह रही है जो सत्ता में है, कांग्रेस ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि अभी तक दिक्कतें हैं, हम दूर कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इनसे पूछे, क्योंकि भाई सरकार में तो पूछना लाजमी है। इनेलो का क्या कहना है और यह तस्वीर आखिर कब बदलेगी? अगर किसी ने गड़बड़ी कर दी तो कितना वक्त लगेगा वो तस्वीर बदलने में, वो भी उन शहरों में जो कि स्मार्ट कहे जाते हैं, साइबर सिटी कहे जाते हैं, और वो शहर जिसके लिए कहा जाता है कि एक दौर में सबसे ज्यादा फोकस वहीं पर था, वो है रोहतक। और वहां पर महम भी अगर है और वहां पर अचानक से ऐसा फ्लो आ जाए या फिर फरीदाबाद में इस तरीके का नजारा हो, तो आखिर कब तक बदलेगी और क्यों नहीं बदल रही तस्वीर? जी, जब तक सरकार के दिमाग से गंदगी नहीं निकल जाती तब तक हरियाणा की गंदगी नहीं निकल सकती। उसका सीधा सीधा सा कारण है 7 साल से
भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो सरकार में बैठी है। और आज आप देखेंगे कि पंचकूला में आज की डेट में 14 जुलाई को टेंडर हुआ है सफाई का और नालों का। आज की डेट में हर मतलब पिछले काफी लंबे टाइम से पूरे अपने देश का पता है, हर सरकारों को पता है कि जुलाई में बारिश का टाइम होता है, लेकिन इन लोगों का काम अनदेखी करना। आज के डेट में टेंडर होने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब सरकार सोई हुई है, सिर्फ भ्रष्टाचार पे लगी हुई है, अपने पेट भरने पे लगी हुई है, अकेला महम का नहीं है। आज आप हिसार में नारनौंद के लीजिए, जींद में पटियाला चौक को 3 किलोमीटर तक का पानी था। आज आप गुड़गांव लीजिए, आज की डेट में तो सिर्फ लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो जो अंडरपास है उनमें हर साल की समस्या थी कि स्कूल के जो बच्चे थे जब वो आते थे तो अंडरपास में स्कूल की बसें फंस जाती थी और लोगों की हेल्प से वो बस निकाली जाती थी। ये हर साल की समस्या है, लेकिन सरकार तो केवल और केवल मात्र भ्रष्टाचार पर लगी हुई है। और जैसे प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे कि हमने गुड़गांव में 79% को कर लिया कवर, हर साल की समस्या है। अगर 79% हो जाता तो आज गुड़गांव में, रोहतक में, जींद में, पंचकुला में कहीं भी पानी खड़ा नहीं होता। 79% का मतलब है कि 100%, 20% पानी तो पहली बार बारिश हुई है धरती अपनी जमीन पी लेती है, लेकिन ये केवल मात्र झूठ और ड्रामे का काम कर रहे हैं। और अंबाला हर साल, अतुल जी, हर साल आप देखते हो जब भी बारिश होती है अंबाला में कई महीनों तक पानी भरा रहता है और बीमारी फैलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का ध्यान उस जगह नहीं है और हर साल की समस्या यो की यो है। अगर ये इस साइड देखेंगे और इनका अगर पेट भर गया हो तो इस साइड देख ले तो इस प्रदेश का विकास हो सकता है। लेकिन सरकार तो केवल मात्र शराब घोटाले और घोटालों पे घोटाले लगी हुई है। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है इनका, स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं है, नालों के अंदर जो गंदगी है, गाद भरी हुई है, वो निकालने का काम 3-4 महीने पहले होता था। तो आज टेंडर, आज का क्या मतलब है कि आज टेंडर दिया जाए? इसका मतलब सरकार की मंशा में, नियत में खोट है और वो भ्रष्टाचार पे लगी हुई है। अतुल जी, ठीक है सिंगला साहब, इसके पहले भी मैं आपके साथ कई बार मॉनसून सीजन में इसी मुद्दे पर चर्चा कर चुका हूं और हर बार आप समाधान भी बताते हैं। उस समाधान को जमीन पर लागू करने में आखिर कौन सा व्यवधान आता है, कौन सी समस्या आती है? बजट की कमी नहीं है, लोकेशन की कमी नहीं है, मंशा भी नेक है, तो फिर आखिर दिक्कत क्या है? और क्या वाकई पिछले कई सालों की तुलना में इस बार जो तस्वीर अभी फिलहाल शुरुआती दौर में ही दिखी है, ये परसेंटेज कम करने वाली तस्वीर है, इसको आप मानेंगे क्या? और अगर ये भी है तो ये क्यों है, या इसका समाधान है ही नहीं क्या? बारिश में हम मान लें कि जीवन ऐसे ही रहेगा और लोगों को ऐसे ही निकलना पड़ेगा। देखिए, हर जिले का, हर शहर का एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है जी। तो डेवलपमेंट के तहत ही सारा विकास कार्य होते हैं वहाँ पे हर शहर के अंदर। लेकिन जो कार्यान्वित करते समय उनमें कुछ भूल रह जाती हैं, वो उसमें समस्या बहुत ज्यादा बड़ी पैदा कर देती हैं। दूसरे वो जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो कब्जा कर लेते हैं आगे जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके ऊपर ड्रेनेज को पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं, जिससे ये समस्या सबसे ज्यादा भयंकर बन जाती है। जिस तरह, और दूसरे कई बार क्या होता है कि जब जिस भी कॉलोनी में अब नई नई कॉलोनी बसती हैं, उसके लेवल का कब ध्यान नहीं रखते इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले। उसको लेवल को ऊंचा कर दिया जाता है, कोई सड़क का लेवल नीचे हो जाता है, कोई सड़क का लेवल ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको वहां पे प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं। अब यहां पर दो चीजें आ जाएंगी, एक होता है टाउनशिप प्लानिंग और एक होता है अतिक्रमण करना, जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे कर भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार में ये हो गया, फला की सरकार में ये हो गया। अतिक्रमण और अवैध टाइप के जो ढांचे हैं वहां तो समझ में आता है कि कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ कब्जा करना और रहना मंशा है, वो एक अलग विषय हो गया। जहां प्लानिंग के साथ चीजें बनाई गई हैं, सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, विभाग के द्वारा वो ढांचा बनाया गया, वहां पर अगर लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो क्या ये अपने आप हो जाता है? ये कुछ तकनीकी दिक्कत है या फिर नियत वाली दिक्कत है? कुछ तो होगा। नहीं, मैं सीधे मैं कहता हूँ ये प्रशासन की लापरवाही है, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही है। इसमें बिल्कुल ना तो सरकार की ऐसी कोई मंशा भी उसमें वहाँ पे विकास करे ना किया जाए, ना सरकार ये चाहती है भी वहाँ पे पानी भरे, ना ही सरकार कोई पैसे देने में कभी कंजूसी करती है। हर सरकार योजना बनाती है, लेकिन हर सरकार उसको योजना को कार्यान्वित करने के लिए बजट देती है और बजट के हिसाब से वहाँ पे काम भी होते हैं। लेकिन कुछ
रहने वाले उनकी कमी, कुछ जो है वो क्रियान्वित करने वाले जो स्टाफ है उनकी कमी, इंजीनियर्स की कमी, ये इसकी वजह से बड़ी समस्या वहां पर रहती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, अब देखिए रवि सिंगला साहब की बात पर ही आप आजिए, बाकी पार्टियों के प्रवक्ताओं का भी फिलहाल छोड़िए। जो बात कह रहे हैं कि चूक तो है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन और उस विभाग के, उस इंजीनियर के या फिर उससे जुड़े हुए लोगों की ही कमी है। सरकार चाहे आपकी हो या किसी की हो, सवाल जरूर उठते हैं और जवाब भी आपका बनता है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, पैसा भी दिया जाता है। फिर इस तरीके के दाग क्यों, इस तरीके से लबालब पानी भरे, हम परसेंटेज में फंसे कि पहले इतना परसेंट होता था अब इतना परसेंट हो गया, सवाल तो उठाएगा विपक्ष और आम जनता भी। अतुल देखिए बिल्कुल सही बात है, और विपक्ष का सवाल जो है वो जायज है, हम उस सवाल का जवाब देने के लिए बैठे भी। और मैंने तो जो रवि जी बात कह रहे हैं, मैं तो उस बात को एडमिट भी कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाकायदा सरकार ने इस समस्या पे काम करना शुरू किया। अतुल आपको याद होगा, ये कोई अकेला हरियाणा की समस्या नहीं है, पूरे देश में बहुत से ऐसे सिटीज हैं जहां पे इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जहां जल भराव होता है। और इसी को देखते हुए माननीय मोदी जी 2015 में, आपको याद होगा अतुल, अमृत नाम से एक योजना लेके आए थे, जिस योजना का मकसद ही ये था कि शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन सुगम कैसे हो, जिसके अंदर जल भराव की समस्या का समाधान करना भी एक उसके अंदर मेन एजेंडा था। और आपको याद होगा हरियाणा के अंदर बाकायदा बहुत से सिटीज में, अभी मैं सिरसा के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सिरसा में अमृत योजना के तहत लगभग 6 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, जिसका साइज बड़ा था, क्योंकि जो पहले वहां पानी निकासी के लिए पाइपलाइन थी उसका साइज छोटा था, लेकिन जिस तरह से पानी का जल भराव की जो क्वांटिटी थी उसके हिसाब से वहां 4 फुट का पाइप डलना चाहिए। इस योजना के तहत बाकायदा वहां पे 4 फुट का पाइप डला। इस तरह से प्रदेश के बहुत से शहरों के अंदर इस योजना के तहत पानी की निकासी के लिए अलग अलग लाइन बिछाई गई, सीवरेज का साइज को बड़ा किया गया, सीवरेज को अपग्रेड किया गया, और बाकायदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हरियाणा सरकार ने इसी वजह से लगाए कि इस तरह की समस्या सीवरेज चौक होने की वजह से ना है। लेकिन एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से रवि जी बता रहे हैं कि ये जो इंजीनियरिंग विंग है उसकी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, आप गुड़गांव का ही एग्जाम्पल दोबारा दूंगा। देखिए गुड़गांव के अंदर 2004 तक लगभग 62 सेक्टर, आज गुड़गांव के अंदर 1025 या उससे ज्यादा सेक्टर्स हैं। ठीक है, आपको जान के ये हैरानी होगी अतुल कि जितने गुड़गांव में 2004 के बाद नए सेक्टर डेवलप हुए थे, उनमें से एक भी सेक्टर हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हुड्डा डिपार्टमेंट है जो डेवलप करता था उसने नहीं किया। सभी सेक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्राइवेट बिल्डर्स के जरिए डेवलप करवाए। मतलब प्राइवेट बिल्डर्स की जिस तरह, वो तो चलिए अलग विषय है कि उन किस तरह से किसानों की जमीन ली, बिल्डर को ली, वो अलग विषय है। लेकिन उससे हुआ क्या, एक प्राइवेट बिल्डर ने अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उस लैंड का भी अतिक्रमण किया, या यूं कह दिए उसको भी यूज किया जो उसको निकासी के लिए या ओपन एरिया के लिए रखना था। और यही कारण रहा जो मैं बादशाहपुर नाले का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, बादशाहपुर नाले पे अतिक्रमण इसी वजह से हुआ क्योंकि बिल्डर ने तो प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि जितेंद्र चंदेलिया, आपने अतिक्रमण दिया, इन्होंने अमृत योजना दी, बदलाव होने में समय लगेगा। अतुल जी मैं बताना कि भाषण से नहीं चल, फरीदाबाद जो औद्योगिक नगरी है एशिया की, मैं आपको बात करना चाहता के पेट के पते राजस्व कर देते और जिनसे प्रदेश सरकार पे ये झूठ हम आपके चैनल के माध्यम। अतुल जी आप जानते हैं मात्र 98 कर्मचारी सीवरमैन मात्र 22 पेपर था और परमानेंट फरीदाबाद जब 30-35 लाख की 35 लाख किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भर्ती की इन्होंने सीवर नहीं लगाए के कोरोना काल में काम करते है मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री को भाजपा सरकार है प्रदेश में, कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए। हरियाणा के पूरे हरियाणा के कोई भी इनकी कोई योजना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं और साफ करने के लिए सीवर सीवर डिपार्टमेंट है या गुड़गांव के अंदर या नगर पालिका फरीदाबाद या हरियाणा के अंदर जितने भी विभाग है, जहां नगर निगम और नगर पालिका विभाग है, तो पूछिए, इनसे बताइए कि कहां फरीदाबाद के अंदर मात्र 35 लाख जनसंख्या के ऊपर जहां बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, विसिट की चौथी नाइट सफारी बन रही है। गुड़गांव साइबर सिटी है, वहां पर मात्र 200 कर्मचारी हैं, 200 गुड़गांव में और 200 फरीदाबाद में सीवर सफाई के लिए, एक कर्मचारी नहीं। और हुड्डा डिपार्टमेंट की श्रीमान जी बात कर रहे थे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शहरी निकाय विकास
डिपार्टमेंट की तो मैं बताना चाहता हूं अतुल जी, वहां पर जहां फरीदाबाद के अंदर हुड्डा डिपार्टमेंट में सफाई कर्मी या सीवरमैन सफाई मानसून से पहले सफाई करते थे, वहां मात्र 111 कर्मचारी हैं। ये खा गए नौकरी को, बर्बाद कर दिया प्रदेश और देश को इन लोगों ने। इनको मतलब नहीं है, भाषण से मतलब है। इन कच्चाधारियों को, इन आरएसएस के लोगों को देश और प्रदेश बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। किसान मार दिया, मजदूर मार दिया, कर्मचारी मार दिया, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार मार दिया इन लोगों ने, और मारा गई है देश की अर्थव्यवस्था। मोदी जी के राज में चंद उद्योगपतियों के चरणों में पड़कर मोदी जी और खट्टर साहब तो कठपुतली है मोदी और अमित शाह की। अब देखिए एक मिनट चंदेलिया साहब अब फिर चले आए जो है आप चंद उद्योगपतियों के। अरे कोई किसी के चरणों में नहीं पड़ा है, और जिन उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं तो पंजाब में भी वही उद्योगपति इन्वेस्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। तो ऐसा मत कहिए कि चरणों में पड़ गए सब जो है। बहरहाल मैं इसका जवाब देता हूं, फिर मैं रणवीर लोहान के पास जाऊंगा। प्रवीण अत्रे, चंदेलिया साहब का कहना है कि असल में आपने भर्ती नहीं की इसलिए पानी भर रहा है। एक लाइन की बात, आपने भर्ती नहीं की इसलिए पानी भर रहा है। चंदेलिया साहब सुनिए, जवाब सुनिए प्रवीण अत्रे। शब्द प्रयोग किए इन्होंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो संघ राष्ट्रवाद की बात करता है, देश सेवा की बात करता है, दुनिया का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस संघ को जवाहरलाल नेहरू 1963 में 26 जनवरी पे बुलाते हैं परेड के लिए, और ये उनके बारे में किस तरह के आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी के संस्था। ये कहते हैं कि साहब उद्योगपतियों के कदमों में पड़ी है। अरे साहब, पूरा गुड़गांवा तो बेच के खाया आप लोगों ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। मानेसर लैंड डील का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अडार गगन का मामला रोहतक का सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। आप इस तरह का किस मुंह से ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो हैरानी होती है। 1 इंच जमीन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी उद्योगपति को दी हो तो आप साबित कीजिए। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंबानी साहब को झज्जर के अंदर 3000 एकड़ जमीन किसानों की छीन के दी थी, वो सामने पड़ी है हमारे। झूठ का राग लापने की कोशिश करते हो। और एक बात का जिक्र, देखिए मैं इस बात को मानता हूं, जो सीवरेज के कर्मचारी, सीवरेज सफाई कर्मचारी जो है, इनकी सरकार ने अतुल, उनके पास ग्लव्स तक नहीं होते थे, सेफ्टी इक्विपमेंट की इन्होंने कभी दिया ही नहीं उन बेचारों को। हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार के अंदर 36 सीवरेज कर्मचारी सीवरेज के अंदर उतरने की वजह से, सेफ्टी इक्विपमेंट ना होने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, और यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं चंदोलिया जी। आप जैसे लोग जिन्होंने लाशों में राजनीति की है, आपने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। आप वो लोग जो चाइना के साथ मिलकर बात करते हो, आप वो लोग जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करते हो और हमें भाषण देते हो। शर्म कीजिए थोड़ी सी, बोलने से पहले सोचा कीजिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है रणवीर लोहान साहब, अब समस्या यहां पर यह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मंशा, जैसा रवि सिंगला साहब ने कहा, और एक टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर है, उनकी बात से मैं ज्यादा सहमत हूंगा कि किसी भी सरकार को हम सिर्फ दोष ना दें। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मॉनिटरिंग करे, सरकार की जवाबदेही बनती है क्योंकि वो सत्ता में है। जनता ने इन्हीं उम्मीदों में भेजा है उनको वहां पर कि अब बदलाव होगा। बजट खर्च होने के बाद भी अगर ये दिक्कतें हैं, अधिकारी मनमानी कर लें, प्रशासन मनमानी कर ले, समय रहते जितना भी ढांचा है, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा ढांचा है, कई जगहों पर दिक्कतें हैं, सब कुछ सकरा है, वहां का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है, समय रहते उसकी साफ सफाई, क्या वाकई जैसा कह रहे हैं चंदेलिया साहब कि भर्तियों की वजह से, कर्मचारियों की कमी के वजह से समस्या है, या उनके होने के बावजूद भी उस सही समय पर उन चीजों पर काम शुरू नहीं होता है? और इस बार तो चूंकि कोरोना काल है, दिक्कत और कहीं ज्यादा है। इसके ऊपर बहुत लंबी बात नहीं। देखिए तो देखिए रणवीर लोहान आपसे सवाल है। तो बोलिए कि चुप रहे आप थोड़ी देर। नहीं, वो सुन नहीं पाए थे, आपसे सवाल है। देखिए अतुल जी, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा और 7 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। मैं दोनों प्रवक्ताओं से एक बात पूछना चाहूंगा कि ये छत्ती में हाथ मार के ये बताएं कि पूरे हरियाणा में जितने भी हमारे जिले हैं, कोई एक जिला ऐसा बता सकते हैं कि जिनमें आज साफ सफाई और गंदगी नहीं है? इनके दिमाग में मैं बार बार कहा कि गंदगी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर साल उसी नालों को मतलब उनको तोड़ना, उन्हीं का टेंडर दोबारा से, नई कोई भी योजना इनके पास है नहीं, तो उन्हीं नालों को तोड़ के दोबारा बढ़ाना, केवल मात्र भ्रष्टाचार करना। किसी भी शहर में जाकर के अगर आप देखोगे सिर्फ एक यही समस्या है कि उन्हीं को तोड़ना और समय पे उनके टेंडर ना करना और घटिया मटीरियल लगाना। हर साल उन्हीं को तोड़ने का मतलब है कि उनमें घटिया मटीरियल लगाया जाता है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये जो 10 साल रहे और अब 7 साल इनकी गंदगी दूर नहीं होगी और इनका भरेगा नहीं,
तब तक इन शहरों में गंदगी ऐसी ही रहेगी। और जो सफाई कर्मचारी है वो बार बार अपनी मांग करके बैठ जाते हैं, उनको उनकी तरफ देखा नहीं जाता। उन सफाई कर्मचारियों के टेंडर में भी सरकार के में बैठे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो बेचारे काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको समय पे पैसा नहीं मिलता, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो मैं कहना चाहूंगा कि समय पे टेंडर ना हो रहा, दिमाग में गंदगी भरना, टाइम से ना संभालना, उन्हीं नालों को दोबारा से तोड़ना फोड़ना और फिर बनाना, कोई नई योजना ना होना। तो मैं ये सारे के सारे कारण सिर्फ यही है कि उन शहरों में एक भी शहर ये नहीं कह सकते जिनको पेरिस कहा जाता था, गुड़गांव को इंडियन नेशनल लोकदल के टाइम में, आज वहां भी पानी का जल भरा होना और बच्चों की समस्या, बीमारियों से, जैसे ही ये बारिश का समय होता है और बच्चों में और बुजुर्गों में बीमारी का आलम होता है क्योंकि डॉक्टरों की कमी है। तो ये अपना भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान छोड़ करके और विकास पे अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर से हरियाणा अग्रणी देश होगा, हरियाणा प्रदेश अग्रणी प्रदेश होगा। अत्रे साहब जवाब दीजिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं दो चीजें, रणवीर लोहार। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का जवाब और एनएलडी के प्रवक्ता की बात का जवाब दो उदाहरण से दे दूंगा, तुलना जो है जनता स्वयं कर लेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार जो है भर्तियों का जिक्र कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैंने जैसे पहले कहा कि 10 साल में हुडा साहब देते हैं मात्र 60,000 नौकरी, मनोहर जी 5 साल में दे देते हैं 80,000 नौकरी। अब कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट और उनकी रिटायरमेंट, ये एक प्रोसेस है। रिटायर तो हुडा साहब के टेन्योर में भी हो रहे थे कर्मचारी, तो आपने 10 साल में केवल 60,000 दी, मनोहर जी 80,000 दे देते हैं 5 साल में। आप समझ सकते हैं कि किसने रिक्रूट किया और किसने नहीं किया। अब बात है एनएलडी के प्रवक्ता की, बात विकास की कर रहे हैं, मुझे बोलना पड़ेगा, हैरानी होती है। एक चर्चा हुई थी अतुल, चर्चा में ये बात आई कि जो आईएनएलडी की सरकार के दौरान विकास काम क्या हुए, तो मैं हैरान था, लिखा ये गया कि हमने 35,000 स्पीड ब्रेकर बनाए। मतलब जो लोग स्पीड ब्रेकर बनाने को विकास मानते हो और यहाँ पे बाढ़ के विकास की वकालत कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हमें इनके ऊपर कोई चर्चा करनी भी चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार के दौर में गुरुग्राम को पेरिस कहा जाता था, फिर क्या हुआ? मैं बता देता हूँ, इनकी सरकार के दौर में गुरुग्राम को उगाही की मंडी कहा जाता और जिस तरह की उगाही होती थी उसके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरा मुंह ना खुलवाइए, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाइए, जब बोलते हो सोच के बोलिए। मेरा निवेदन है बार बार, जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, इसलिए चर्चा मत कीजिए इस विषय पे। अरे आप स्पीड ब्रेकर को विकास मानते हो, आप तो कहते हो कि हमने स्पीड ब्रेकर बना दिया, हमने विकास कर दिया, ये तो आपकी सोच है। लेकिन हम विषय पे आते हैं। अब विषय ये है कि ये जो जल भराव की समस्या है, जैसे रवि जी ने जिक्र किया कि डेली मॉनिटरिंग, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। बाकायदा जिस वक्त मुख्यमंत्री जी जनवरी में मीटिंग ले रहे थे, जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को, डिप्टी कमिश्नर को ये हिदायत दी गई थी, जिसका रवि जी ने जिक्र किया कि जो आप जल भराव के पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे, आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार करोगे, डी वाटरिंग की एक योजना बनाओगे और उसकी मॉनिटरिंग डेली बेस पे होगी, जिसका रवि जिक्र कर रहे हैं। सरकार इसके ऊपर पहले से काम कर रही है कि इसकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे हो। अगर कहीं पे जल भराव होता है तो डी वाटरिंग पॉलिसी जो आपने बनाई है उसको तुरंत काम करे और वहां पे बाकायदा पंप सेट या जो भी जरूरी सामान है, जो भी जरूरी चीजें हैं वो मौजूद हो, जिससे लोगों को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है सिंगला साहब, फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, समय कम है। मौजूदा दौर में भी और इसके पहले भी और भविष्य में भी मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का ढांचागत काम चलता रहा तो हर साल यही हाल होगा, हर साल यही तस्वीर होगी और हर साल इसी तरह की चर्चा और फिर समाधान पर चर्चा करने के साथ साथ हम कहेंगे कि अगली साल तस्वीर बदलेगी, शायद फिर से वही बात हो अगले साल। लेकिन क्या जो बेसिक दिक्कतें हैं, आपको खुद महसूस होता है कि हाँ पिछले कुछ सालों में हरियाणा में मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में उस पर ज़्यादा फोकस तरीके से काम किया गया या नहीं किया गया? अगर बजट भी दिया जा रहा है, सरकार बजट दे रही, तो फिर वो विभाग क्यों नहीं कर पा रहा? क्या भर्तियों की समस्या जिसका जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं उसमें सच्चाई है? उसकी वजह से भी इसका असर है। और प्लानिंग बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आपका बहुत अच्छा भी ढांचा है उसकी आप मेंटेनेंस ना करें, मेंटेनेंस ना होने की वजह से भी अच्छे से अच्छा ढांचा चरमरा जाता है, ठप पड़ जाता है, वो भी एक वजह है। देखिए, सबसे पहले मैं इनको बताया, ये कर्मचारियों की कमी, कर्मचारियों की कमी कोई आज की नहीं है। कर्मचारी मेरे फरीदाबाद में लगभग 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ उतने ही कर्मचारी हैं, सीवरेज कवरेज कर्मचारी। देखो, सीवरेज की समस्या अलग होती है, हमारी ड्रेनेज की समस्या अलग होती है। ड्रेनेज की समस्या केवल 3 महीने के लिए होती है और सीवरेज की समस्या पूरे साल की होती है।
और उसमें सीवरेज समस्याओं के लिए अब तो मैकेनिकल सिस्टम आ गया है बहुत सारा, उसकी वजह से कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। तीसरी जो बात आपने रखी है, अभी ये बजट होता है, काम क्यों नहीं होता, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुड़गांव में पिछले 3-4 साल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। आज की तारीख में वो जल भराव उतना नहीं है जितना पहले होता था। जिस तरह एक भयावह स्थिति पैदा हो गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था एक बार, इस वजह से आज जो वहाँ पे गुड़गांव में इतनी स्थिति खराब नहीं है। आज की स्थिति में जो फरीदाबाद में जो परेशानी जो हुई है, फरीदाबाद में कोरोना की वजह से डेली ये जो काम शुरू किया गया तो थोड़ा देरी से शुरू किया। मैं फरीदाबाद की नहीं बात करता, मैं पूरे हरियाणा में कोरोना काल की वजह से इस काम में देरी हुई है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, भी देरी तो हुई है, इसमें मानने वाली बात, ना मानने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से हिदायतें आती है, प्लान योजना बनाई जाती है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में डिले हो गया किसी वजह से, कोरोना काल की वजह से डिले हो गया, या लोगों की भी कमी है। लोगों की कमी इसलिए कि भी लोग जो वहाँ पे ब्लॉकेज जो करते हैं उसको ध्यान नहीं देते हुए ब्लॉकेज हो रही है। भैया आपकी सड़क पे थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए। आप बारिश आने वाली है, कम से कम उस टाइम से नाली को साफ करके रखे अपनी को। ये सारी कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए मॉनिटरिंग सबसे जरूरी है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। ठीक है चंदेलिया साहब, फाइनल कमेंट आपका। जो तस्वीर अभी है, हम माने कि कोरोना का भी उस पर प्रभाव है, अगर पिछले 1-1.5 साल की बात कर ले, लेकिन उसके पहले भी ऐसी तस्वीर थी। खुद टाउन प्लानर जो है वो कहते हैं कि नहीं बदलाव हो रहा, लेकिन इसमें गति और थोड़ी तेज करनी होगी। उम्मीद करें हम। अतुल जी, चलो बड़ा हरियाणा का नंबर 1 देश की संबंधित इंडियन न्यूज की, मैं आपके किसी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, करूंगा आपकी जमीनी हकीकत को आपने डिबेट में शामिल किया, मुल्क को डिबेट किया। एक शायर की पंक्ति याद आती है, जो आज से मौजूदा हालात बना दिए प्रदेश और केंद्र की सरकार ने हरियाणा के अंदर, कि नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के बासिक सोचे, और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। बल्कि फरमान जो केंद्र में बैठ के मोदी और इनके रबड़ स्टैंप जो मुख्यमंत्री हरियाणा के सुनाते हैं, इनके विधायकों के पास पैसे नहीं है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, भाजपा के विधायक इनके सामने पेशी करते हैं, किसान के मुद्दों पर पेशी करते हैं, कर्मचारियों के मुद्दों पर पेशी करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन ना तो खट्टर साहब सुनते और ना ही मोदी जी सुनते। जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गुड़गांव या फरीदाबाद या किसी भी जिले की बात हो, या देश के किसी भी क्षेत्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक आप जनप्रतिनिधियों को पैसा नहीं देंगे, चाहे भाजपा या कांग्रेस के व्यक्ति हैं, तब तक विकास नहीं होगा। दूसरी बात, जब तक 40 साल हो चुके हैं फरीदाबाद और गुड़गांव जो प्रदेश के पेट को भरते, हरियाणा के पेट को भरते, सबसे ज्यादा थे, 40 साल से अभी मैं बताना चाहता हूं, उस स्तर पर काम किसी सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस को इन लोगों ने काम नहीं करने दिया। कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस ने भर्तियां निकाली, लेकिन एक भी भर्ती सफाई कर्मचारी के, सीवरमैन की बता दे। भाजपा जजपा की डबल इंजन की सरकार इन्होंने की, मात्र 200 कर्मचारियों से 33 लाख व्यक्तियों की, जब बिल्डिंग, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, विसिटी, चौथी नाइट सफारी, साइबर सिटी गुड़गांव, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। क्या आप समझते हैं कि 200, 400 व्यक्तियों से गुड़गांव और फरीदाबाद में हरियाणा के पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक हो सके? जब तक ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके शहरी निकाय मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री जी भर्तियां नहीं निकालेंगे, इक्विपमेंट संसाधन मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक पानी की निकासी की व्यवस्था इस कोरोना। ठीक है चंदेलिया साहब, मैं रणवीर लोहान के पास जा रहा हूं। रणवीर लोहान, आपके पास 1 मिनट से थोड़ा सा कम समय रहेगा, अपनी बात कंक्लूड कर दिए, उसके बाद में फाइनल कमेंट दूंगा अत्रे साहब से। अतुल जी, मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने पेरिस की बात की तो प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि फिरौती की मंडी हुआ करती थी। मैं अत्रे जी से पूछना चाहूंगा, आप उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के हिस्सा होते, आपने कितनी चोरी की, जरा बता दीजिए, कहीं उसी का तो आज माल खा खा के मोटे चलोगे। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा अतुल जी, आप देखिए व्यक्तिगत बातें नहीं करना है भाई लोहान साहब। देखिए राजनीति है ना, आज आप अत्रे साहब को कह रहे, हो सकता है कल आप भी वहीं पर बैठे हो, या अत्रे साहब आपके यहाँ बैठे हो। ये राजनीति है भाई, प्रकृति का नियम है बदलाव, और राजनीति में कोई नियम नहीं होता है, कभी भी बदल जाती है। तो व्यक्तिगत न करें टिप्पणी, बहरहाल अपना कमेंट करें। कितने खाए, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, इन्होंने कितने खाए? और अतुल जी, आप भी हंस रहे थे
तो क्या आप अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हंस रहे थे या झूठ फंस रहे थे? जरा बताइए मुझे। परवेज अत्रे जी के झूठ अब फंस लोहान रहे थे साहब, क्या? अब आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत आ रहे हैं तो आपको शायद समझ में नहीं अब आया। मैंने व्यक्तिगत शुरुआत नहीं में ही आया, कहा आप था, हंसे नहीं थे। मैंने तो शुरुआत में ही आपकी कहा बात था पे कि अत्रे हंसे थे। साहब आपके चेहरे पर आपके मुस्कान हंसे लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को खोया है कुछ दिन पहले, दुख है, इसलिए मैंने पूछा भी था उनसे कि जब आप इनेलो में होते थे तब भी मैं यही चर्चा करता था, अब आप बीजेपी में हैं तो मैं आपसे क्या पूछूं। और मेरे हंसने पर इनेलो अगर टिप्पणी करेगी तो मुझे लगता है कि शायद आप ना करें तो बेहतर है। मुझे कब हंसना है और कब नहीं हंसना है ये मैं तय करता हूं, इनेलो तय नहीं करेगी। आप अपनी बात रख लीजिए, मुझे हंसना कब है और इनेलो के पार्टी में कौन रहेगा, अत्रे साहब कब इनेलो में रहेंगे, ये उनका विषय है। हो सकता है आपका भी कोई विषय हो, वो मौका आप देखते रहिए, इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपको शुभकामना। बहरहाल वो मेरा विषय नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है। उस मंडी में किसने क्या खाया ये आप भी जानते होंगे और वो भी जानते होंगे, और नहीं खाया ये भी भगवान जानता होगा। कौन कहां कुछ खाता है, सब तो खाली पेट बैठे हैं। बहरहाल शांत हो जाइए, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे रणवीर लोहान साहब इतना नाराज मत होइए। बारिश आई है, मौसम अच्छा है, उन लोगों की समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं जो उस मौसम का आनंद नहीं उठा पा रहे, उस समस्या का निदान निकालना है। आपने जिस शहर को पेरिस बनाया था उस शहर में देखिए बाढ़ सी आ रही है, पहले ज्यादा आ रही थी, अब कुछ कम हुई है, अत्रे साहब कह रहे हैं। बहरहाल अत्रे साहब फाइनल कमेंट आपका। व्यक्तिगत टिप्पणी पर मैं कोई कमेंट नहीं चाहूंगा, लेकिन चंदेलिया साहब ने एक शेर पढ़ा था, वो ढेर कर गया क्या आपको? देखिए, ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी मैं भी नहीं करूंगा अतुल। मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई मत बोला करो, मैंने बोला तो बहुत परेशानी होगी। चलिए छोड़िए। जो चंदेलिया साहब ने राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ा था, राहत इंदौरी के शेर के जवाब में मैं इनको गालिब साहब का शेर सुना देता हूँ। इब्तिदा इश्क में रोता है क्या चंदोलिया साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। वजह यह है चंदोलिया साहब की ये परेशानी है कि साहब आप पैसा नहीं दे रहे हो जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि आदत पड़ी हुई है कि उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में पूरी की पूरी कांग्रेस मलाई खाने में लगी हुई थी। लेकिन भूल गए चंदेलिया साहब कि जिस वक्त मनोहर जी मुख्यमंत्री बने थे, जिस दिन औत ली थी, अगले दिन सभी विधायकों को 90 के 90 विधायकों को ये कहा था कि विधायक 5-5 करोड़ की विकास योजनाएं लेके आए, उनके क्षेत्र के लिए सबको 5-5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये पहली सरकार है अतुल जिसने इस तरह का कदम उठाया विकास के लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि मनोहर जी किसी की जेब में 5 पैसे नहीं जाने देते, तुरंत उसके गले पे अंगूठा लगा देते हैं। उस बात की तकलीफ हो सकता है चंदोलिया साहब को। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे चंदोलिया साहब ने कहा कि देखिए साहब इन्होंने हालात कैसे बना दिए। मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ पे रवि जी बैठे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि गुड़गांव में पहले से व्यवस्था बेहतर हुई है। मैंने स्वयं आपको उदाहरण के साथ बताया, चाहे तो आप अपने रिपोर्टर साहब को भेज दीजिएगा बादशाहपुर नाले पे और कवर कर लीजिएगा कि किस सरकार में वो नाला कवर किया गया, उस पे बिल्डिंगें बनी और किस मुख्यमंत्री ने किया। ये आपको सामने आके रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि वो मामले कोर्ट में है तो इसलिए ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब बात जाती है जो बार बार चंदोलिया साहब एक बात का जिक्र कर रहे थे। मैं चंदोलिया साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि चंदोलिया साहब की सरकार थी, क्या वजह था कुरुक्षेत्र का सपड़ा कॉलोनी तक में पानी का जल भराव हो जाता था, लेकिन आज नहीं होता। इस सरकार ने तो क्या किया वो बता देता हूँ। गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये व्यवस्थाएं बनाई वो तो बनाई, साथ में एक पोर्टल लॉन्च किया और जनता को ये अपील की कि अगर जल भराव से संबंधित कोई भी जानकारी जनता देना चाहे तो इस पोर्टल पे दे, जिससे उसका ठीक है। लेकिन अत्रे साहब अगर आप बादशाहपुर का वो कर रहे हैं तो मैंने भी कई सालों से इसी पर चर्चा की और बिल्कुल सही बात है कि हाँ तस्वीर वहां पर बदली है, कुछ चीजें हुई, लेकिन अभी भी एक तो बहुत जेन्युइन बात बताई खुद टाउन प्लानर जो कि रवि सिंगला साहब है, उनका कहना है कि कोरोना का इफेक्ट भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसी कोरोना में हमें तमाम काम भी करने हैं, रोजमर्रा की जिंदगी भी वो करनी है और इस तरीके का अगर माहौल होगा तो गंदगी, तमाम उसकी बीमारियां, उसके कई इफेक्ट आएंगे। और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कमियां हैं कुछ जगहों पर, हम उस पर काम कर रहे हैं, वो दूर होनी चाहिए। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, पहले ज्यादा हो सकता था, अब कुछ कम हुआ है, वो कम नहीं खत्म होना चाहिए क्योंकि टारगेट इसी का रखा गया है। किसी ने पेरिस बनाया था, आपने क्या बना दिया, मैं इस पर नहीं जाता। मेरा सवाल यह है कि एक व्यक्ति को भी अगर इससे परेशानी होती है तो वो जवाब आपसे ही मांगेगा, क्योंकि आम व्यक्ति ने चुन के भी आपके पार्टी को भेजा है सत्ता में इसी उम्मीद में, और वो जो टैक्स देता है वो इसीलिए देता है कि कम से कम उसको इतनी बेसिक जरूरतें मिले। मैं जब भी इस मुद्दे पर चर्चा करता हूं तो मैं जरूर इस बात का उदाहरण देता हूं कि दिल्ली में लुटियंस को अंग्रेजों ने बसाया, वो आज भी ड्रेनेज के माध्यम में तमाम चीजों में बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बाद
बाकी जो दिल्ली है, राजधानी है, देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी है, उस दिल्ली में कांग्रेस की भी सत्ता रही, आम आदमी पार्टी जो कि आम लोगों की पार्टी है उनकी भी है। वहां का हाल क्या है और ढांचा क्या है? वहां भी 1 घंटे की बारिश में हम घंटों घंटों फंसे रहते हैं। यही हाल अन्य प्रदेशों का है। तो वो विजन क्यों नहीं है हमारे देश के, हमारे खुद के अपने लोगों में, हमारी सरकारों में और हमारे अधिकारियों, हमारे विभागों में? इस पर अगर सभी फोकस करें ना तो मुझे लगता है सब मिलकर पेरिस ही बना देंगे। और पेरिस से तुलना करने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान की। इसी हिंदुस्तान में हड़प्पा संस्कृति भी है, इसी हिंदुस्तान में हमारी कई संस्कृतियां हैं जो कि हजारों साल पहले, अगर इतिहास आप लोगों ने पढ़ाई है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा और पढ़ाया जाता है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या होता था, उनकी इंजीनियरिंग क्या होती थी। तो हमें पेरिस वालों से सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे आपका, रणवीर लोहान आपका, जितेंद्र चंदेलिया आपका और रवि सिंगला आपका भी। तो फिलहाल बारिश और बारिश में पानी पानी, सवाल वही कि कितना पानी और कब तक पानी और कब बदलेगी ये कहानी। नमस्कार।